देखो बच्चों, सॉल्यूशंस में चैप्टर 1 सॉल्यूशंस हमारा, और सॉल्यूशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म से लिया है। और आपको कई बार मैंने क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला है कई बार, इससे मैं काफ़ी कुछ आपका कवर कर दूंगा, तो तीनों टर्म्स हमारे कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, an aqueous solution of glucose is 10% by mass। ये बच्चों W by W भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना। an aqueous solution of glucose is 10% by mass। calculate capital M, small m and chi of each component। आपको गिवन रहेगा बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि ज्यादा हम मैक्सिमम क्वेश्चन जितना मैं लाया हूं सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएं, ठीक है। अब बच्चों देखो बात करते हैं, आप ध्यान से सुनोगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये बहुत हल्के टॉपिक लग रहे हैं आपको। मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन तक पेपर में पूछी जाती है, इसके लिए भी तैयार रहना। हालांकि ये ऐसी नहीं है कि आपके साथ मैं इस वक्त डिस्कस करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसान डेफिनेशंस होती है, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। सीधे अपना न्यूमेरिकल टारगेट करते हैं बच्चों। ए पार्ट है अपने पास, हमें मोलारिटी करनी है सॉल्व। तो मोलारिटी के लिए बच्चों एक तो आपके पास शॉर्टकट है। मोलारिटी है परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन GMM ऑफ बी। आप ये लगा सकते हो बच्चों। परसेंटेज कितना दिया आपको इस क्वेश्चन में 10, डेंसिटी कितना दिया बच्चों 1.2 इंटू 10 अपॉन GMM ऑफ बी। बी फॉर सॉल्यूट, ग्लूकोज का GMM बच्चों 180 होता है, सबको पता है बात। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। दिस इज 2/3 यानी 0.667 बच्चों इसका आंसर आ रहा है, कैपिटल M, ठीक है। क्लियर है बात। चलते हैं बी पार्ट की तरफ बच्चों। बी पार्ट इज स्मॉल m। मोलालिटी के बारे में क्या बताया जाता है बच्चों? मोलालिटी इज डिफाइंड एज Molality is defined as the number of moles of solute present in 1 kg solvent। Number of moles of solute present in 1 kg solvent। तो small m का फॉर्मूला क्या होता है? Number of moles of solute upon weight of solvent, जो कि ग्राम्स में अगर मैं यूज करूंगा तो into 1000। ये क्लियर है बच्चों। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मेरे पास देखो 10% बाय मास ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज 10%, इसका मतलब क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 10, वेट ऑफ ग्लूकोज 10 और GMM इज 180, तो ये मेरे मोल्स आ गए। अब रहा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 1000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूंगा मैं, और इसको सॉल्व करूंगा तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 0.617 शायद इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, डायरेक्ट लिख रहा हूं तो आंसर, जहां पे मुझे आंसर्स नहीं पता होंगे हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोसेस में जाएंगे, थोड़ा टाइम मैं दूंगा, आप चाहे इस वक्त कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेंस है, हम 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, या जितना भी टाइम हमारे पास है हम इसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट इज चाई, मोल फ्रैक्शन। मान लेते हैं मैं चाई बी निकाल रहा हूं, मान लेते हैं चाई बी निकाल रहा हूं। अगर मैं चाई बी निकाल रहा हूं बच्चों, चाई बी क्या है? चाई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चाई बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NB अपॉन Na प्लस NB। NB कैसे निकलेगा? ग्लूकोज के मोल्स। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं 10 अपॉन 180, तो 1 अपॉन 18 हो जाएगा ये। Na पानी के मोल्स कितने हो जाएंगे 19 अपॉन 18, 90 अपॉन 18 सॉरी। और NB अगेन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 18। अगर ये 18 कॉमन लेके 18 काट दूं तो 1 अपॉन 91 हो जा रहा है, ठीक है। 1 अपॉन 91, ये आप लोग देख लो एक बार, कैलकुलेटर यूज करके देख लो कितना आ रहा है। 0.0107 शायद ऐसे कुछ आता है। 0.01 के आगे देख लेना, 0.0109 ना, 0.011 हो जाएगा ये। क्लियर, ठीक है। राउंड ऑफ करके 0.011 हो जाएगा। दूसरा चाई कैसे निकालोगे आप लोग सब समझदार हो, 1 माइनस चाई बी कर दोगे, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 ही टर्म पढ़ के जाओगे, 3 ही टर्म। एक है मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, बस, ठीक है।
और ये जो पहला वाला मैंने मोलारिटी में शॉर्टकट लगाया, आप चाहो तो उसका नॉर्मल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चेंज करते हैं बच्चों अपना सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले थोड़ा सा हम क्योंकि इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा सा मैं ओरली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज हेनरीज लॉ, और उसका एक्सप्रेशन देना है। कई बार मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, हेनरीज लॉ बच्चों उसका एक्सप्रेशन देना है, हेनरीज लॉ उसका एक्सप्रेशन देना है और उसके एप्लीकेशन देने। कई बार पूछा गया एप्लीकेशन कि हाई एल्टीट्यूड में कोई जा रहा है तो उसको थोड़ा मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है जिसको एनोजिया कहते हैं, ठीक है। स्कूबा डाइविंग में आपने देखा होगा हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको जल्दी से कि क्या होता है हेनरीज लॉ। व्हाट इज हेनरीज लॉ एंड एक्सप्रेशन और उसके एप्लीकेशन। बच्चों हेनरीज लॉ क्या होता है, देखो हेनरीज लॉ कहता है द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, द मास of a gas dissolved in a liquid, the mass of a gas dissolved in a liquid at a particular temperature, the mass of a gas dissolved in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure applied by the gas over the liquid। आप जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे, अगर आप किसी लिक्विड को किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना चाह रहे हो, तो जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, बशर्ते कि प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो। प्रेशर कम हो, कम से बढ़ाते हुए चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि टेम्परेचर बच्चों ना, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम ना हो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए क्योंकि कम टेम्परेचर में भी गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के कारण बढ़ जाती है, तो ये भी आपको प्रिकॉशन देना होगा। हालांकि जब हम हेनरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या हेनरीज की डेफिनेशन बोलते हैं तो हम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वर्ड यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस जो आपको डिसॉल्व करनी है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा kp। एक तो एक्सप्रेशन ये है बच्चों जो कि कम यूज होता है, इसका भी एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, मैंने आपको बताया था। लेकिन ज्यादा यूज होने वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, ज्यादा यूज होने वाला एक्सप्रेशन ये है कि चाई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p गैस, या फिर p गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई गैस। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो P गैस इज इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू चाई गैस। क्लियर बच्चों, ये है हमारा सबसे एडवांस स्टेटमेंट हेनरीज का। अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों, चाई का रिलेशन सॉल्युबिलिटी के साथ बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव में अभी भी दिख सकता है आपको। चाई और सॉल्युबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है, या वो कहेंगे कि दो गैसेस सॉल्युबल हैं, कौन दो गैसेस हैं उनके चाई दे रखे हैं, सॉल्युबिलिटी किस तरीके से वेरी करेगी, इस तरह की कोई भी बात आपसे पूछ सकते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनो आप, अगर मैं दो गैसेस के लिए सेम प्रेशर अप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनोगे सभी स्टूडेंट्स, अगर मैं दो गैसेस के लिए सेम प्रेशर अप्लाई करता हूं तो जिस गैस का KH कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये बात ध्यान रखना है बच्चों, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी जिसका KH ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी और सब्जेक्टिव के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। मैं जो आपको क्लास आज न्यूमेरिकल्स या कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये बहुत थोड़ा अच्छी खासी रिसर्च के बाद करा रहा हूँ। पेपर देखो, अच्छे पेपर की हम हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा तब भी आपका कवर होगा, और अगर नॉर्मल पेपर आप देखो, केमिस्ट्री में बहुत एबनॉर्मल पेपर की गुंजाइश कम है, कितना भी पेपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाए आपकी रेंज में ही रहेगा पेपर, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं कहते ना ये चार चीजें पढ़ लो इसी से पेपर बनेगा, हम आपको पूरा चैप्टर, आप देखोगे अंत में आज का जब मैं कहूँगा सोल्यूशन कंप्लीट, तो आपको सब कुछ बता दिया गया होगा सोल्यूशन का, ठीक है। चार चीजें रिवाइज में करा ही नहीं रहा हूँ, एंटायर चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो जाता है हेनरीज लॉ और KH का एक्सप्रेशन सॉल्युबिलिटी के साथ जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक और बात, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, मैंने आपको कई बार बोला है, व्हाई एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन विंटर्स। एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन विंटर्स बिकॉज देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इन विंटर्स। विंटर्स में जब वो जो कंसंट्रेशन होता है ना, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट लो टेम्परेचर। बच्चों होता क्या है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो टेम्परेचर पे क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। क्लियर, लो टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बच्चों लो टेम्परेचर पे क्या होती है, मैक्सिमम। क्या कारण है इसका? बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्लियर। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा या पता होगा आपको, जिसमें हीट रिलीज होती है, वो प्रोसेस कब फैसिलेट होती है? टेम्परेचर गिरा दो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फायदा होता है टेम्परेचर गिराने से, ध्यान रखना बच्चों, ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। अब एक हल्का सा सवाल ले रहा हूं, हेनरीज का न्यूमेरिकल है, देखते हैं कैसे होगा बच्चों। हेनरीज का हमारा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट solubility of CO2 in water. Calculate solubility of CO2 in water at 298 Kelvin and 760 mmHg. ध्यान से सुनो बच्चों, कैलकुलेट द solubility of CO2 in water at 298 Kelvin and 760 mm of Hg. गिवन है बच्चों KH, आपको CO2 का KH दे रखा है 1.25 इंटू 10⁶ mmHg। यानी यूनिट्स मैच कर लिए हैं, तो ये और आसान बात हो गई। देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ थोड़ी मॉडिफाइड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि जल्दी से पकड़ में आए आपको क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में या बुक में जब क्वेश्चन होता है थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, वो देर में पकड़ में आता है, सिंपल से क्वेश्चन जल्दी पकड़ में आता है। क्या निकालना है बच्चों? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। ये मोहित नाम है ना आपका, मोहित बताओ क्या निकालना है इसमें? चाई निकालना है। सॉल्युबिलिटी का मतलब सीधा चाई निकालना है। अगर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हैं तो आपको चाई कैलकुलेट करना है CO2 का। हेनरीज लॉ लगा देते हैं, देखो हेनरीज लॉ कहता है P गैस, गैस का नाम CO2, P गैस इज इक्वल टू KH इंटू चाई गैस। अपने को चाई निकालना है, तो चाई CO2 कितना हो जाएगा? P CO2 अपॉन KH। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं बच्चों, खाली एक्सप्रेशन का ही खेल है। P CO2 कितना है? प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2 इज 760 mmHg और KH कितना है? 1.25 इंटू 10⁶ mm ऑफ Hg। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे बड़ी आसानी से, तो हम इसको ज्यादा फाइट नहीं है हमें सॉल्व करने की, ठीक है। कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं। चाहे यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होती, mmHg कट जाएगा। बाई चांस अगर mmHg नहीं दिया होता, कुछ और यूनिट दिया होता तो आपको mmHg में लाना होता, ठीक है। क्लियर बच्चों? एक एटमॉस्फेयर में 760 mm ऑफ Hg होते हैं बच्चों। वैसे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया, फर्दर कभी ऐसा हो। मैं अक्सर देखो न्यूमेरिकल्स में मैंने बहुत गौर किया है, CBSE के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, उसमें आपके लिए ना चीज़ें बहुत मैनेज कर देते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, चीज़ें मैनेज कर दी जाती हैं, ठीक है। चलते हैं, अगला टारगेट बच्चों अपना है राउल्स लॉ। तो पहले मैं राउल्स लॉ का थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया है, डेफिनेशन ऑफ राउल्स लॉ और उसका एक्सप्रेशन देना है। तो व्हाट इज राउल्स लॉ और उसका एक्सप्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। राउल्स लॉ क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज राउल्स लॉ और उसका एक्सप्रेशन, बात करते हैं राउल्स लॉ का। राउल्स लॉ, तो बच्चों बात है राउल्स लॉ की। व्हाट इज राउल्स लॉ, अगर आता है डिफाइन राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ क्या बताता है बच्चों आपको, ठीक है। देखो राउल्स लॉ आपको क्या बताता है, जैसे आपके पास पानी है, पानी का वेपर प्रेशर होता है, पानी में अगर हम थोड़ा सा चीनी मिला दें या कोई दूसरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, तो आप देखते हो कि वेपर प्रेशर में गिरावट आती है, वेपर प्रेशर गिर जाता है। तो राउल्स लॉ आपको बताता है कि जो वेपर प्रेशर जो गिर जाएगा या कम हो जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन is directly proportional to its mole fraction. The vapor pressure of a component of solution is directly proportional to its mole fraction. बस इतना सा स्टेटमेंट है। अगर आपको किसी का वेपर प्रेशर निकालना है, सोल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है, तो दिस वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे दो केस बन जाते हैं बच्चों। केस वन है सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट,
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी पानी के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो ऐसे में आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है पानी में अगर आपने सॉल्यूट मिला दिया, क्लियर, तो क्या निकालोगे आप, पानी के अंदर अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो आप क्या निकालोगे, आप पानी का वेपर प्रेशर निकालोगे, सॉल्यूट का तो होगा नहीं वेपर प्रेशर क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। तो पानी का वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं, PA, सॉल्यूशन में जाने के बाद। तो PA किसके बराबर होता है, या PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चाहिए के, किसके चाहिए के, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो PA इज इक्वल टू बन जाता है PA नॉट चाहिए, और ये बच्चों इस वक्त PS के बराबर भी होता है, दिस इज इक्वल टू PS इन दिस केस, बिकॉज सोल्यूशन जो है वो पानी और चीनी से कंपोज्ड है। इस बार पानी में क्या मिलाया, चीनी या कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो जो पानी का वेपर प्रेशर होगा वही आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी होगा। दिस इज केस 1। केस 2, केस 2 है बच्चों सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स, सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स A एंड D, मान लेते हैं दोनों ही लिक्विड है AB और B भी, तो A का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में जाने के बाद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहिए के, तो PA हो जाएगा बच्चों PA नॉट चाहिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए B, और आपका PB आ जाएगा PB नॉट चाहिए B, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो PB नॉट आएगा इस केस में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब लगाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, 11th क्लास 11th का डाल्टन्स लॉ, हालांकि आपने नहीं पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर हटने की वजह से, लेकिन डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स का सम करना होगा, तो अगर हमें प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो PA और PB को ऐड करना होगा, तो फाइनली आ जाएगा, फाइनली इसके बाद इधर लिख रहा हूं मैं, चलो यहां लिख देता हूं, PS हो जाएगा PA नॉट चाहिए प्लस PB नॉट चाहिए। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ केस 2, सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों यहाँ पे भी, एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपके सामने यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज और बतानी पड़ेगी बिकॉज क्वेश्चन मेरा Y पे बेस्ड है, जो न्यूमेरिकल मैंने सिलेक्ट किया Y पे आधारित है, वो राउल्ट्स भी लग रहा है और थोड़ा आगे तक जा रहा है, तो Y को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला हेडिंग आप डाल सकते हो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये जो भी बच्चों थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा बहुत से बच्चों को सर ने क्वेश्चंस के लिए बुलाया था और थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं, ये थ्योरी वही है जो क्वेश्चंस हैं आपके थ्योरेटिकल पूछे गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जो एक्सपेक्टेशन से बाहर जा रहा है, ठीक है, सब एक्सपेक्टेड है, सब पेपर में पूछे गए सवाल हैं, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक लाइन थ्योरेटिकल सब इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर फेज क्या सिंबल होता है बच्चों इसका, इसका सिंबल होता है कैपिटल Y। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज कैपिटल Y। अगर आपको Y निकालना है B का, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कि आपने दो लिक्विड मिक्स किए A और B, आपने दो लिक्विड मिक्स किए, लिक्विड A और लिक्विड B को मिक्स किया, ठीक है, दोनों का वेट आप जानते हो, तो फिर उस केस में आप दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, जिसको हम चाई कहते हैं, चाई A और चाई B, ठीक है। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर्स जो बनेंगी इन दोनों की, उसके अंदर मोल फ्रैक्शन, तो वेपर्स के अंदर मोल फ्रैक्शन भाई वेट से तो निकलेगा नहीं, मुझे वेपर्स का वेट थोड़ी पता है, मुझे वेपर्स का तो वेपर प्रेशर पता है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड्स का वेपर के अंदर, ठीक है, जो लिक्विड मैंने मिलाए हैं उनका मोल फ्रैक्शन वेपर्स के अंदर निकालना है, जिसको YB बोलते हैं, तो ये हो जाएगा PB अपॉन P सोल्यूशन, PB अपॉन P सोल्यूशन। PB कैसे निकलेगा बच्चों, PB नॉट चाहिए, और P सोल्यूशन कैसे निकलेगा, PA नॉट चाहिए प्लस PB नॉट चाहिए। इसी प्रकार बच्चों अगर YA निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू PA अपॉन P सोल्यूशन, और बच्चों PA कैसे निकलेगा, PA नॉट चाहिए, और P सोल्यूशन कैसे निकलेगा, PA नॉट चाहिए प्लस PB नॉट चाहिए। अब मैं आपको लेके चलूंगा बच्चों न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। और एक और बात जो जाननी चाहिए आपको, या पता ही होगी सभी बच्चों को, YA और YB को जोड़ के क्या आता है, 1। क्लियर है बात, है तो ये भी मोल फ्रैक्शन, चाहे वेट से नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन जो है राउल्ट्स पे बेस्ड है और Y तक पहुंचता है वो, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो लिख लो आप, टू लिक्विड्स
A and D on mixing forms ideal solution. आइडियल सोल्यूशन बेसिकली वो सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है. टू लिक्विड्स A and B on mixing forms an ideal solution. ठीक है. Their pure vapor pressures are 75 and 25 mmHg respectively. बच्चों इनके प्योर वेपर प्रेशर 75 और 25 दे रखे हैं. ऑन मिक्सिंग A and B, on mixing A and B, mole fraction of A is equal to 0.4. Find mole fraction of B in vapor phase. In vapor phase. बच्चों क्या टारगेट करने को बोला है आपसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज. तो वाई बी बोला है आपसे. वाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी बी अपॉन पी सोल्यूशन. पी बी अपॉन पी सोल्यूशन. ठीक है. पी बी अपॉन पी सोल्यूशन. अपने को देखो पी ए नॉट और पी बी नॉट दे रखे हैं. ठीक है. तो मुझे दो चीजें निकालनी है. दोनों ही चीजें मुझे निकालनी है. जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पे वाई निकालने के लिए, वो दोनों ही चीजें मुझे पहले सॉल्व करनी पड़ेगी. मैं फिलहाल आपके लिए पहले वाई बी का एक्सप्रेशन लिख दूं. वाई बी का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? देखो वाई बी का एक्सप्रेशन होता है पी बी अपॉन पी सोल्यूशन. बच्चों पी बी क्या होता है? पी बी नॉट चाई बी. और पी सोल्यूशन क्या होता है? पी ए नॉट चाई ए प्लस पी बी नॉट चाई बी. हम इसी एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, सीधे सॉल्व हो जाएगा. पी बी नॉट कितना दिया है बच्चों? 25. कितना दिया है? पी बी नॉट दिया है 25. चाई बी कितना हो जाएगा? चाई ए दिया है तो चाई बी कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा. 0.6 अपॉन पी ए नॉट कितना दिया है? 75 75. चाई ए कितना दिया है? 0.4 प्लस पी बी नॉट कितना दिया है? 25 और चाई बी कितना दिया है? 0.6. तो अब मुझे लगता है आप लोग सब समझदार हो. 25 कॉमन लो, काटो, कैलकुलेशन सॉल्व. 25 को कॉमन निकालो नीचे से. 25 से 25 काटो, आराम से आंसर आ गया. इसको यहीं पे छोड़ना पसंद करेंगे हम, आगे नहीं जाएंगे इसमें. ठीक है बच्चों. नीचे से 25 कॉमन ले लेना, कैलकुलेशन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी. चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ. मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाने. पेपर में सब कर लेते हैं, आना चाहिए, कैलकुलेशन आप सब कर लोगे. अगला क्वेश्चन थियोरेटिकल है. तो कुछ बच्चों की चॉइस थी थियोरेटिकल क्वेश्चंस की, तो थियोरेटिकल आ रहा है. आइडियल नॉन आइडियल कई बार ये भी पूछा गया है. इसमें अक्सर मैंने देखा है बहुत जिक्र हो रहा है एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म. तो ये मैं अभी डिस्कस कर लूंगा. कौन है? मेरे पढ़ाए हुए एग्जाम्पल्स हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई नए एग्जाम्पल नहीं है. आइडियल नॉन आइडियल तो बहुत जल्दी बात करेंगे इसके बारे में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें. बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल. पहले आइडियल सोल्यूशन की बात कर लेता हूं मैं आपसे. आइडियल सॉल्यूशंस. बच्चों आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ. आइडियल सॉल्यूशन होते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स. आइडियल सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. आप कितना कितना भी मिलाओ इनको, ये राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करने वाले हैं. दो लिक्विड को अगर आप मिला रहे हो, सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ. Solution of two liquids which follow Raoult's law over the entire range of concentration and temperature. उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइडियल सोल्यूशन. क्लियर. आइडियल सोल्यूशंस की एक खास बात और होती है कि आइडियल सोल्यूशंस के अंदर जो दो लिक्विड हैं ए और बी, उनको मिक्स करने के बाद जो नया इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होगा ए बॉन्ड बी विल बी इक्वल टू दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स. यानी ए बॉन्ड बी विल बी इक्वल टू दैट ऑफ ए बॉन्ड ए एंड डी बॉन्ड बी. यानी जब दो लिक्विड्स को हम मिलाएंगे ए और बी को, तो जो नया इंटरमोलिकुलर फोर्स बनेगा इन दोनों के बीच में, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पुराने लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसी के आसपास रहेगा. क्लियर. ए और बी को मिलाने पे जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ए बॉन्ड बी, वो पुराने फोर्सेस यानी ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड बी के बराबर ही आना चाहिए. तभी आपका सोल्यूशन क्या बनेगा? आइडियल बनेगा. और क्योंकि भाई अपना सोल्यूशन आइडियल है, तो पी ए किसके बराबर आएगा? पी ए नॉट चाई ए के बराबर आएगा. पी बी किसके बराबर आएगा?
पी बी नॉट चाई बी के बराबर आएगा। पी एस किसके बराबर आएगा? पी ए नॉट चाई ए प्लस पी बी नॉट चाई बी के बराबर आएगा। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग, मिक्स करने पे हीट चेंज कितना होगा? 0, क्योंकि नया फोर्स पुराना फोर्स एक जैसा है। मिक्स करने पे वॉल्यूम का चेंज कितना होगा? 0। ठीक है बच्चों, यह है आइडियल। आइडियल में बच्चों आप लोगों ने जब भी ग्राफ बनाया होगा, इस प्रकार का एक ग्राफ बनता है, मैं जल्दी से ग्राफ भी डिस्कस करूंगा। अगर पेपर अब में क्वेश्चन आता है तो आपको सब कुछ देना होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना, क्योंकि ये बहुत कमजोर क्वेश्चन हुआ। कमजोर क्वेश्चन में अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज छोड़ना मत। अगर आइडियल नॉन आइडियल आ गया तो आइडियल नॉन आइडियल सब कुछ क्लियरली लिखना उसमें। ठीक है, ये चल रहा है बच्चों वेपर प्रेशर इस साइड भी और इस साइड भी, और ये चल रहा है आपका चाई। लेफ्ट साइड में लिया है चाई ए 1 और चाई बी ऑटोमेटिकली 0 हो गया। यहां लिया है चाई ए 0 क्योंकि यहां पे चाई बी 1 है। अब बच्चों जिस समय चाई ए 1 है उस समय प्रेशर कितना हो जाएगा आपका? पी ए नॉट। ठीक है, आपका जो पी ए होगा पहली इक्वेशन में चाई ए 1 रखोगे, पी ए नॉट आ जाएगा। जहां पे चाई बी 1 है वहां पे आ जाएगा पी बी नॉट। इस तरीके से पी ए नॉट और 0 को जोड़ दोगे आप, ये ए का वेपर प्रेशर बन जाएगा। 0 और पी बी नॉट को जोड़ दोगे, बी का वेपर प्रेशर बन जाएगा। इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा। पी ए नॉट वाली लाइन जो 0 से जोड़ रही है वो पी ए है, पी बी नॉट वाली लाइन पी बी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये ऊपर पी एस को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरी इक्वेशन से लेबल करना, मैं तो अभी टेम्परेरी कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम सेविंग फैक्टर है ये। क्लियर, ये हमारा ग्राफ बनता है। बाकी आइडियल के एग्जाम्पल क्या होते हैं वो ओरली बात कर लेते हैं। आइडियल के एग्जाम्पल वही होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है बच्चों, जैसे बेंजीन प्लस टॉलीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूं, बेंजीन और टॉलीन मिलते जुलते हैं, सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर लंडन डिस्पर्सन फोर्स है। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये आइडियल के एग्जाम्पल है। अब चलते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल बच्चों इसी में डिस्कस कर दूंगा मैं, नॉन आइडियल में कुछ आपको अलग से लिख के नहीं बताऊंगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन आइडियल वो है जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर, क्योंकि इनमें जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आता है ए बॉन्ड बी, वो पुराने फोर्सेस के बराबर नहीं आता है, या तो उनसे ज्यादा हो जाता है या उनसे वीक हो जाता है। क्लियर, तो ये राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और क्योंकि बच्चे राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं कम से कम ये ग्राफ हटा देता हूं और दूसरा ये हेडिंग हटा देता हूं। क्योंकि राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो पी ए नॉट चाहिए के बराबर नहीं आएगा। आप ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पी बी नॉट चाहिए के बराबर नहीं आएगा। पी एस पी ए नॉट चाहिए प्लस पी बी नॉट चाहिए के बराबर नहीं आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं आएगा। नॉन आइडियल में सब कुछ नॉट इक्वल टू हो जाएगा। जहां आइडियल में सब कुछ इक्वल टू में था, यहां नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, बाकी नॉन आइडियल में कोई ग्राफ नहीं आता, कोई एग्जाम्पल नहीं आता। अब नॉन आइडियल के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल कैटेगराइज हो जाएगा बच्चों। नॉन आइडियल का पहला कैटेगरी, नॉन आइडियल का पहला कैटेगरी है नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन बच्चों क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनोगे सभी स्टूडेंट्स। पॉजिटिव डेविएशन से क्या मतलब है? आपने दो लिक्विड मिलाए, ए और बी, मिक्स होने पे नया फोर्स किसी कारण से कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? दोनों अत्यधिक वेपर, यानी उम्मीद से ज्यादा वेपर बनाने लगेंगे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेपर्स बनने लगेंगी, क्योंकि उनको बांधने वाला फोर्स कमजोर पड़ गया है। आपने ए और बी को मिक्स किया, नया फोर्स कमजोर पड़ गया तो एस्केपिंग पावर बढ़ गई, वेपर ज्यादा बनने लगी हैं तो वेपर प्रेशर्स बढ़ गए, तो आपका सोल्यूशन हो गया पॉजिटिव डेविएशन। पी ए ज्यादा आने लगेगा पी ए नॉट चाहिए से, पी बी ज्यादा आने लगेगा पी बी नॉट चाई बी से, पी एस ज्यादा आने लगेगा पी ए नॉट चाहिए प्लस पी बी नॉट चाई बी से ज्यादा आने लगेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग ज्यादा आने लगेगा 0 से, डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा आने लगेगा 0 से। मैंने आपको बोला था कि याद करने के लिए सबसे अच्छा कि ग्रेटर देन का साइन लगेगा सब में। फिलहाल इसको समझ लेते हैं, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? एंडोथर्मिक। पुराने फोर्स स्ट्रांग थे भाई, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। पुराने फोर्स स्ट्रांग थे क्योंकि नए तो कमजोर हैं, पुराने स्ट्रांग थे, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है बच्चों। क्या होता है? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप, पता लग रहा है पॉजिटिव से आप पहचान ही नहीं रहे हो।
ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 क्या मतलब है, मान लो 100 + 100 ml मिलाया, एक्सपेक्टेशन 200 ml की है, लेकिन अपने को मिला 200.1 200.5, बढ़ गया वॉल्यूम। क्यों? नया फोर्स कमजोर है। नया फोर्स कमजोर है तो सोल्यूशन विल स्लाइटली एक्सपेंड, मतलब बहुत भयानक एक्सपेंशन नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। फाइनल वॉल्यूम 200.5 200.1 कुछ 200 के ऊपर चला जाएगा, प्रिसाइज जो वैल्यू आएगी उससे ऊपर चला जाएगा। अब देखो ग्राफ को तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ऐसे ही डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो आइडियल का जो ग्राफ था बच्चों ना, ऐसा ये जो आइडियल का ग्राफ था डॉटेड लाइन से बनाओगे, लेबलिंग वैसी करोगे, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिवली डेविएट कर जाएगा। ऐसे आपको तीनों ग्राफ पॉजिटिवली डेविएट करने होंगे बच्चों, इस प्रकार से तीनों ग्राफ पॉजिटिवली डेविएट करने होंगे। मैं इसको नहीं बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखने आपने। एग्जाम्पल नया फोर्स कमजोर, एग्जाम्पल नया फोर्स कमजोर, ठीक है। नया फोर्स कमजोर, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जहां पे नया फोर्स कमजोर पड़ रहा है उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट्स। पहला मेरा एग्जाम्पल है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो मेरा पहला एग्जांपल है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। देखो इथेनॉल में सबको पता है कि फोर्सेस क्या हैं, इथेनॉल में फोर्सेस जो हैं सबको पता है कि फोर्सेस क्या हैं। इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के अंदर जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छा फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल, एल्कोहल, फेमस नाम इथेनॉल, फेमस नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल के अंदर सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी का फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे उसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाओगे, नॉन पोलर है, ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब करेगा, नया फोर्स कमजोर हो जाएगा, एस्केपिंग पावर बढ़ गई, ठीक है। अगला एग्जांपल मैंने कहा था याद रखने जैसा है, हर एग्जांपल इतने सॉफ्ट नहीं होते। इथेनॉल प्लस पानी और इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये एग्जांपल ध्यान रखोगे सभी बच्चे। इसमें इथेनॉल कॉमन है और ये लास्ट वाला एग्जांपल तो बहुत ही फेवरेट है सीबीएसई वालों का, ठीक है। इथेनॉल प्लस एसीटोन बहुत पूछा जाता है बच्चों, तीनों ही बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, लेकिन लास्ट वाला काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब बच्चों अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन का। नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, सेकंड नंबर। बच्चों ना एक बात बता दें आपको, ये पॉजिटिव डेविएशन देखो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन अचानक से अगर आपसे इथेनॉल और एसीटोन पूछा जाए, जिसमें एसीटोन पहले लिखा हो इथेनॉल बाद में लिखा हो, कंफ्यूज कर जाओगे आप। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल 3 ही है, लेकिन बहुत अच्छे से याद रखना। ऑब्जेक्टिव के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होगा ये, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, पहले नेगेटिव पे थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको नेगेटिव क्या है। अगर बच्चों आपने दो लिक्विड को मिक्स किया, दो लिक्विड को मिक्स करने पे जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन रहा है वो किसी कारण से स्ट्रांग हो जाए, किसी कारण से नया फोर्स स्ट्रांग हो जाए, तो फिर क्या होगा, ए और बी को बांधने वाला फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो एस्केपिंग पावर ए और बी की गिरेगी, लेस वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। तो ऐसे में वेपर प्रेशर गिरेगा और सोल्यूशन दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ। जितना राउल्ट्स ने एक्सपेक्ट किया था वेपर प्रेशर उससे कम आएगा, क्लियर। तो ऐसे में आपके सारे साइन पलट जाते हैं, सारे साइन आपके पलट जाते हैं। ये लेस देन हो जाएगा, पी ए लेस देन पी ए नॉट चाहिए, लेस देन लेस देन लेस देन, ये भी लेस देन। लेस देन का मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा एस लेस देन नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। क्या हुआ ऐसा, मैंने क्या बोला, नया फोर्स क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग, यानी सोल्यूशन स्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज होगी तभी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। डेल्टा एच लेस देन 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 100 मिलाने पे 200 मिलना चाहिए था, अभी 199.5 मिल रहा है, गिर गया वॉल्यूम, क्योंकि नया फोर्स स्ट्रॉन्ग है बच्चों। नया फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो सोल्यूशन विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम गिरेगा, फाइनल वॉल्यूम गिरेगा बच्चों, क्लियर।
और ये जो ग्राफ होगा नेगेटिवली डेविएट कर जाएगा, तो नीचे की तरफ को ग्राफ, ये नीचे की तरफ को ग्राफ चले जाएंगे, ये ग्राफ नीचे की तरफ को आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो मैं बना नहीं रहा हूं, इसी में मैंने नेगेटिव की तरफ को बोला, उस पर बात पे ध्यान देना। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे नेगेटिव डेविएशन के। पहला एग्जाम्पल बहुत फेमस है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये बहुत पूछा गया है बच्चों, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों में से किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, दोनों पोलर हैं, दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जैसे मिक्स किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, एसीटोन का O और क्लोरोफॉर्म का H, एसीटोन का O क्लोरोफॉर्म का H, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, नया फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी पानी और HCl, बाकी पानी और HNO3 एग्जांपल्स याद रखना बच्चों, ये पहला वाला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हम मूव कर जाते हैं एजियोट्रॉपिक। एक छोटा सा थ्योरी और डिस्कस करना है, फिर हम कॉलिगेटिव की तरफ पहुंच गए हैं। बच्चों एजियोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं, ये भी पूछा गया है। एजियोट्रॉपिक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ये ऐसे क्वेश्चंस है ना बच्चों, मजबूर हो जाओगे क्वेश्चंस को करने के लिए। थ्योरेटिकल क्यों, न्यूमेरिकल के साथ मिक्स कर देते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है एजियोट्रॉपिक या आइडियल नॉन आइडियल। मतलब ऐसा होता है ना, पार्ट जैसे 5 नंबर का 3 पार्ट होते हैं उसके अंदर, 3 नंबर में 2 पार्ट होते हैं। तो आपको लग रहा होगा एक छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं मैं, कारण यह है कि बड़े क्वेश्चन के अंदर क्लब होके आएगा छोटा क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री में अभी भी 1 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, ये आप पेपर के अगले दिन देख लेना, या पेपर वाले दिन देख लेना। ठीक है, फिलहाल चलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स which possess a constant boiling point, mixture of 2 liquids which possess a constant boiling point। 2 लिक्विड को मिलाया और मिक्स होने के बाद उनके पास एक नया और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बच्चों एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, ऐसा लगता ही नहीं कि 2 लिक्विड मिलाए हैं, ऐसा लगता है एक ही लिक्विड है ये। एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होता बच्चों। ये आमतौर पे 2 लिक्विड डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, अब एजियोट्रॉपिक में खास बात ये होती है कंपोजिशन फिक्स होती है कि इतना इतना परसेंट ही मिलाना होगा, रैंडमली नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, फिलहाल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा होता है, मैक्सिमम दोनों से ज्यादा होगा। अब ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि नया फोर्स ना मिक्स करने के बाद नया फोर्स स्ट्रांग हो गया होगा। तो ये कौन होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। ये होते हैं नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन वाले। तो कोई भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल यहां पे आप लिख सकते हो। इसी प्रकार सेकंड होगा मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप कौन होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड से कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट लिक्विड से कम कैसे हो जाएगा, अगर नया फोर्स कमजोर पड़ जाए, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन वाले। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन वाले, ये बात ध्यान रखोगे आप। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं सीपी की तरफ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां से हमारी स्टार्ट होती हैं। बच्चों ज्यादा मैंने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वेंट ऑफ फैक्टर बहुत प्राइम टॉपिक है बच्चों। मतलब वेंट ऑफ फैक्टर के बिना सिंपल बातें भी नहीं चल रही हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर के बिना कोई न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व हो रहा है। हर न्यूमेरिकल में वेंट ऑफ फैक्टर जरूर इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। बहुत हल्की सी डेफिनेशन है कि डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट which depends upon the number of solute particles and are independent of the nature of solute। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ सोल्यूट से। इंडिपेंडेंट किससे होती है,
नेचर ऑफ सोल्यूट से इंडिपेंडेंट होती हैं। कौन सा सोल्यूट मिला रहे हो इससे मतलब नहीं है, ठीक है, पार्टिकल्स कितने मिला रहे हो इससे मतलब है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे हम एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या है कि हमारा जो सोल्यूट है वो तो एक तो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, वो लिक्विड नहीं होना चाहिए। एक और बात है जो हिडन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर गलती से हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल दिया तो फिर वेंट ऑफ फैक्टर सीन में आ जाएगा, फिर वेंट ऑफ फैक्टर से कंट्रोल करनी पड़ेंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नहीं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल हो जाएंगी। अगर आपने वेंट ऑफ फैक्टर से नहीं कंट्रोल करी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, एबनॉर्मल हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर इलेक्ट्रोलाइट का सवाल आएगा तो आई फैक्टर के साथ सॉल्व होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सवाल आया तो आई फैक्टर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी सिलसिले में बच्चों मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं रिलेटिव लोरिंग से। मैं रिलेटिव लोरिंग को आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा, तो चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 17.536 mmHg एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर मैंने हटा दिया है, ठीक है। सब बच्चे ध्यान दो बच्चों, फोकस करो और कोशिश करो कि यहीं पे आपको चीजें याद हो जाएं, तो बिल्कुल फोकस करो, इधर उधर फोन वोन की चीजें ना देखो तो अच्छा है। पर ऐसा अभी भी समझाना पड़ा तो बहुत अच्छी बात नहीं है, फिजिक्स के पेपर के बाद भी समझाना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 17.536 mmHg. Calculate vapor pressure of solution. Calculate vapor pressure of solution when 20 gram glucose is added to 500 gram water. बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, और कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ग्लूकोज। अब देखो बच्चों, वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एक दिक्कत है फॉर्मूले को लेकर के। देखो रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर में एक दिक्कत फॉर्मूले को लेकर के है। आपको सबको ध्यान होगा कि यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के लिए दो फॉर्मूले एनसीईआरटी ने यूज कर दिए हैं, ठीक है। डाइल्यूट वाले से जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो गलत आ रहे हैं, आंसर्स चेंज हुए हैं, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा। अपने को जो 20 ग्राम 500 ग्राम पानी में 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो 500 ग्राम पानी में अगर 20 ग्राम ग्लूकोज है तो लगभग कितना हो गया ये, लगभग ये 100 ग्राम के अंदर आ गया, 4 ग्राम के आसपास ग्लूकोज आ गया, यही हुआ। अगर इसको मैं 500 में 20 है तो 100 में कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दोगे, 4 आ गया, तो 4 है, इसमें अपना डाइल्यूट वाला फॉर्मूला चल सकता है। 100 ग्राम में 4 ग्राम है, परसेंटेज 4 से कम आएगी, ज्यादा आएगी, अब है कम आएगी, स्मार्ट आंसर है, अच्छा आंसर है, 4 से कम आएगी, ठीक है। तो यानी परसेंटेज 4 से भी कम है, तो 4 भी अपने लिए काफी अच्छा था, 5 से कम को डाइल्यूट ही कहते हैं, तो हम डाइल्यूट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB WA अपॉन MA। बच्चों यह है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डाइल्यूट वाले केस में। अगर कंसंट्रेटेड का सवाल आ जाए या फिर ना समझ में आए कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि ना समझ में आए। ना समझ में आए वो कौन सा केस होगा, जब हमसे कोई सॉल्यूट की मात्रा पूछ रहा है तो समझ में कैसे आएगा, वो सॉल्यूट ही पूछ रहा है तो कैसे समझ में आएगा, या मोलैरिटी के टर्म्स में दे दिया तो समझ में कैसे आएगा। ये तो परसेंटेज वाला चक्कर है ना, 5% से कम को हम लोग डाइल्यूट मानते हैं, तो पकड़ में आ गया कि डाइल्यूट लगेगा। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो क्या चेंज होगा, ये PA0 की जगह क्या आ जाएगा, PS, बस इतना ही चेंज है, फॉर्मूला फोटोस्टेट है। PA0 कितना दिया बच्चों, पानी का प्योर वेपर प्रेशर 17.536। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PS निकालना है। नीचे क्या है PA0 अगेन 17.536 इज इक्वल टू WB सॉल्यूट का वजन, WB कितना है 20 ग्राम ग्लूकोज, MB मोलर मास ऑफ B फॉर सॉल्यूट होता है, सबको याद होगा ये, MB ग्लूकोज का मोलर मास 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 और पानी का मोलर मास 18। आसान कैलकुलेशन नजर आ रही है, क्लियर। और ये आप एक काम करना, एक बार इससे डिवाइड करना, एक बार इसके नीचे ले जाना है इसको। ये मैंने टेक्निक सिखा रखी है कि आप
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बचना, खासतौर पे बाय वाले स्टूडेंट्स। दिस अपॉन दिस 1 हो गया, माइनस पी एस अपॉन 17.536। चलो एक स्टेप आगे बढ़ा दिया मैंने इसको, इधर 1 हो गया, 17 अपॉन 17 ये 1 आ गया, इधर पी एस अपॉन 17.536 हो गया। इधर आपका एक तो 18 से 18 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 अपॉन 500 है तो 1 अपॉन 250 हो जाएगा ये। क्लियर? अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे सॉल्व। ये 1 को वहां ले जाना, क्लियर? या जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं बच्चों, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल ले रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं मैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हो जाएगा, मेन तो होता है कॉन्सेप्ट आपको आ जाना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना आप। कैलकुलेट डेल्टा टीबी। इतना सॉफ्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं सिंबल बना दे रहा हूं, इजी हो जाता है। कैलकुलेट डेल्टा टीबी क्या हुआ है, 10 ग्राम MgCl2 is added to 200 ग्राम वाटर। बच्चों Kb दिया, Kb पानी का Kb दिया 0.512, और इवन और आसान कर रखा है, MgCl2 का मोलर मास भी दे रखा है 95, तो ये भी दिया है बच्चों, दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, डेल्टा टीबी कुछ दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है इस क्वेश्चन में। MgCl2 से समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे भी हो सकता है सवाल में लिखा हो, मैंने हटा दिया हो कि एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर ये नहीं भी लिखा है तो भी एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन, वी हैव टू एज्यूम द इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, बिकॉज वीक कौन होता है? वीक वो होता है जिसके पास अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई वीक होगा तो पहचानोगे कैसे? उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा, तभी तो वीक होगा। कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी किसी परिस्थिति में वीक हो सकता है, या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसके डिसोसिएशन को कंट्रोल कर सकता है। इनसफिशिएंट पानी रखो, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरा टूट जाएगा? कंडीशंस के अकॉर्डिंग है ना, आप नहीं तोड़ना चाह रहे उसको। भाई 95% टूट रहा है, कोई क्या कर लेगा? क्लियर है ना? तो एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन क्वेश्चन में लिखा होगा, या फिर ब्लैंक ऐसा ही होगा, कुछ नहीं दिया होगा, कोई अल्फा वगैरह कुछ नहीं दिया होगा। मान लेते हैं कि लिखा है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग है ये। अब चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है डेल्टा टीबी। देखो डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी होता है 1000 Kb WB अपॉन WA इंटू MB। आगे से लगाओगे आई फैक्टर। क्लियर है बच्चों सबको ये बात? इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है, डेल्टा टीबी का क्वेश्चन है, प्लेन सवाल है, डेल्टा टीबी निकालना है। इससे आसान क्या होता है बच्चों? अब सबसे पहले MgCl2 का आई समझा दें बच्चों आपको। MgCl2 को पानी में डालोगे आप, MgCl2 टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव और 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। आई कितना हो गया? 3। कितना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। MgCl2 कितने पार्ट्स में टूट रहा है? 3 पार्ट में टूट रहा है, तो आई देगा 3 इंटू 1000 Kb 0.512, WB कितना है? सॉल्यूट का वजन, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? WB 10, वेट ऑफ सॉल्यूट 10, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200, MB कितना है? 95। इसके आगे छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के क्वेश्चन में, और आई फैक्टर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना आप। मतलब बहुत चांस है कि कॉलिगेटिव का ही सवाल आएगा, और बहुत चांस है कि आई फैक्टर के साथ सवाल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl, calculate the amount of NaCl must be added to 100 gram water. Calculate the amount of NaCl must be added to 100 gram water. डेल्टा TF दे रखा है आपको 2 केल्विन, KF भी दे रखा है आपको, गिवन है 1.86। देख लेते हैं सवाल में क्या चल रहा है, देखते हैं। अमाउंट ऑफ NaCl क्या निकालना है साहेब, क्या निकालना है? WB, सिंबल है WB, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब W फॉर वेट, B फॉर सॉल्यूट, WB टारगेट करना है NaCl का। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, 100% टूटता है, सबको पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मस्ट बी एडेड टू 100 ग्राम वाटर। डेल्टा TF दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा TF होता है I 1000 KF WB upon WA into MB. This is the expression for delta TF with I factor। ठीक है, NaCl का I कितना हो जाएगा बच्चों? NaCl का I 2, ठीक है, अच्छी बात है। 2 into 1000 into KF, KF is 1.86, WB सोल्यूट का वजन अपना टारगेट है, WA 100 ग्राम, गिवन है MB, MB is मोलर मास ऑफ NaCl। NaCl का मोलर मास 58.5 होता है, जहां तक आप ऐड करके निकाल लोगे सब्सटेंस। Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है। ध्यान रखना NaCl का मास नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, NaCl का मोलर मास क्वेश्चन में नहीं गिवन है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। बस इसके आगे मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूं। डेल्टा TF 2 दे रखा है, यहां रख दूंगा 2, I और 2 कट भी गया। डेल्टा TF 2 दे रखा है, साफ साफ 2 केल्विन, 2 रख दूंगा मैं। I 2 है, कट जाएगा 2 से 2, बाकी हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, मामूली सी कैलकुलेशन लग रही है, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर का ये जो सवाल है लगभग एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल है ये, ठीक है, एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल लिया है बच्चों हमने। लिखना आप लोग अगला क्वेश्चन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं बच्चों, दैट इज कैलकुलेट पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपने, इफ पाई निकालना है आपने, इफ 2.32 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम K2SO4, 2.32 10⁻⁻2 ग्राम K2SO4 is present in 2 liter solution, is present in 2 liter solution, 2 liter solution at 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। सारा खेल बच्चों आपको पता होना चाहिए किस चीज का है, फॉर्मूले का। देखो सोल्यूशन चैप्टर में मतलब वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। आपको पाई टारगेट करना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का सवाल दिख रहा है, K2SO4, जसनदीप दिख रहा है, K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है। पाई का फॉर्मूला, पाई होता है बच्चों I WB/RT upon MdV, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। CRT से आगे वाला लगेगा, CRT कंसंट्रेशन दिया नहीं है, खाली एक आध स्टेप आपको आगे लाने में खर्च होंगे। फिर पाई टारगेट करना है, ठीक है। I K2SO4 का I कितना होना चाहिए तनुज? 3। K2SO4 टूटेगा, देख लेते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है देख लेते हैं। K2SO4 ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है? ये क्लियर है सब बच्चों को? कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है? 3 पार्टिकल्स में टूट रहा है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बच्चों, कैलकुलेशन वाले पार्ट को ड्रॉप कर दो, दिमाग से हटा दो। कैलकुलेशन कुछ होता है वो इनबिल्ट है आपके अंदर, फॉर्मूला टेक्निक सीखो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई में नहीं फंसना है किसी बच्चे ने। आई कितना आ गया? 3। WB 2.32 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम्स में दे रखा है, अच्छी बात। आर पाई निकालना है, आर एटमॉस्फेयर में निकालूंगा 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, कैल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, एटमॉस्फेयर वाला रखा है। कोई बच्चा चाहे तो 0.083 रख के बार में भी निकाल सकता है,
ये एटमॉस्फेयर वाला है। टी फॉर टेम्परेचर 298, 25 डिग्री दे रखा है, केल्विन में चेंज कर लेना टेम्परेचर को। कैपिटल टी का यूनिट केल्विन होता है बच्चों, कैपिटल टी सेल्सियस में नहीं होता है बच्चों। एमबी K2SO4 का एमबी निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। K2SO4 का निकाल लो, K का 39 होता है, या तो 164 या 174 में से कुछ आ रहा होगा। 74 174 बच्चों, K का 39 होता है, K का 39 और SO4 का 96, पूरे SO4 का बोल रहे हैं एक साथ। K का 39, SO4 का 96, एक K का 39 है, इंटू 2 करोगे, पूरे SO4 का इकट्ठा बता दिया मैंने 96। इंडिविजुअल ब्रेक करूं तो सल्फर 32 होता है, 32, ऑक्सीजन 16 होता है। बस इसके आगे हम ड्रॉप कर सकते हैं इसको आसानी से। एक सवाल बच्चों अक्सर दिख रहा है कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रॉपर्टी को प्रेफर क्यों किया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के केस में? क्योंकि देखो मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं, आप मिला जुला के आंसर लिख लेना। पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? मोलैरिटी पे। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में भी अच्छी खासी आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अच्छी खासी आती है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्योंकि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये पानी में बहुत कम डिसॉल्व होंगे। अब जब सॉल्यूट बहुत ही कम डिसॉल्व हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी खासी आनी चाहिए ना। एलिवेशन, डिप्रेशन तो आपके स्केल में ही नहीं नोटिस आएगा, वो जो थर्मोमीटर का स्केल होगा लीस्ट काउंट उसमें ही पकड़ में नहीं आएगा वो। क्लियर? बात समझ रहे हो? तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अच्छी खासी आती है फॉर इवन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अच्छी वैल्यू आती है फॉर इवन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। क्लियर? तीसरी चीज, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको आप मिक्स करके लिख लेना कि मोलैरिटी पे बेस्ड है और बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ठीक ठाक आएगी। ठीक है, मेजरेबल अमाउंट में आएगा वो। तीसरा क्या बोला मैंने कि मैक्रोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं जानते हो आप? मैंने एक जानकारी दी होगी जब आपको नॉर्मल सिलेबस पढ़ाया होगा कि 0.91%, याद है? हाँ, 0.91% एक्वस, 0.91% W/V मास अपॉन वॉल्यूम, 0.91% W/V, बोर्ड में लिख देता हूं, 0.91% W/V aqueous solution of NaCl is isotonic with human blood। ये ह्यूमन ब्लड के साथ आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक समझते हो? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसीलिए बच्चों ना, इसीलिए जो नीट वाले बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स पढ़ाई जाती है कि बॉडी जो है ना, बहुत सारे फ्लूइड, यानी 70% कहते हैं पानी है हमारी बॉडी में, तो पानी का तो प्रेशर होगा ही फिर, है ना। बहुत से बच्चे, बायो वाले बच्चों को लगता होगा कि सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़ के आप नीट का एग्जाम क्यों नहीं देते हो, फिजिक्स क्यों आती है? फिजिक्स इसीलिए आती है कि हमारी बॉडी में फिजिक्स लगती है। क्यों? चलो फिलहाल अभी इधर उधर की बातें ज़्यादा सही नहीं है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम ब्लड सेल, अगर हम एक ब्लड सेल को, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी ब्लड सेल को डिप करते हैं एक NaCl के सोल्यूशन में जो कि 0.9% से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो क्या होगा? ऐसा लग रहा है आपको? क्या सही बोल रहे हैं? दोबारा बोलता हूं, एक ब्लड सेल है, उसको 0.91% NaCl से ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दिया है, तो क्या होगा? श्रिंक होगा, श्रिंक, बर्स्ट नहीं होगा, श्रिंक होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड ज़्यादा है वो, तो पानी जो है ब्लड सेल से जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, वो फटेगा तब, यानी
बर्स्ट तब होगा जब डाइल्यूट सोल्यूशन में डाल दोगे आप, तब पानी अंदर चला जाएगा सेल के। आप देखते हो ड्राई फ्रूट्स को पानी में डालते हो स्वेलअप हो जाते हैं, सुबह तक पानी अंदर चला जाता है उनके। यहाँ क्या है, आपने बाहर तो पानी कम रखा है, कंसंट्रेटेड है ज़्यादा वो, तो ध्यान रखना बच्चों, ये मामूली से सवाल है, परेशान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ध्यान रखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है NaCl वाला। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा हम ओरल डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव, ओरल मतलब ऑब्जेक्टिव के तो मैं बता ही रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन ओरल में बात करना चाह रहा हूं। एसोसिएशन के केस में अभी मैं थोड़ा सा वेंट हॉप भी बताने वाला हूं, थोड़ा एबनॉर्मल मास भी आपको 2 मिनट बताने वाला हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। हाँ, एसोसिएशन के केस में आई का क्या होगा, वेंट हॉप फैक्टर के एसोसिएशन के केस में क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है, ये लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। इतनी बार आई निकाल तो लिया ये सारे चमकते हुए आई जो दिख रहे हैं 3 2 कौन है, ऐसे बोलो ऐसे। ठीक है, एसोसिएशन के केस में गिरेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा बच्चों। एसोसिएशन सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, डिसोसिएशन के केस में बढ़ेगा, एसोसिएशन के केस में कम होगा। देखो बच्चों सुनो, इसको करेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनो आप। डिसोसिएशन के केस में उल्टा बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनना। अभी तक हम डिसोसिएशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। डिसोसिएशन के केस में ध्यान रखोगे सभी स्टूडेंट्स, थोड़ा उल्टा बोल दिया तो इसे करेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। डिसोसिएशन के केस में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, चाहे वो NaCl हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो वीक ही क्यों ना हो, एसिडिक एसिड क्यों ना हो, ठीक है, हमेशा आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी डिसोसिएशन के केस में, चाहे वो 1.05 ही क्यों ना है, बहुत माइनर से इंक्रीज आए लेकिन इंक्रीज जरूर होगा। डिसोसिएशन के केस में बच्चों आई हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो माइनर इंक्रीज हो, चाहे वो 2 हो जाए, 3 हो जाए, चाहे 1.05 हो जाए, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं एसोसिएशन का केस। किसका केस, एसोसिएशन का केस। सवाल में यही पूछ रहा था, उल्टा आंसर बता दिया मैंने आपको। एसोसिएशन का केस, अगर बात एसोसिएशन की चल रही है, अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया एसोसिएशन का। अगर एसोसिएशन होगा, एक जगह मैंने ऐसा भी न्यूमेरिकल देखा है कि 0.5 वैल्यू आ रही है, तो उससे क्या मतलब निकलता है, जैसे ये है एसिडिक एसिड है बच्चों, अगर मैं एसिडिक एसिड को बेंजीन में ऐड कर देता हूं, एसिडिक एसिड को बेंजीन में मिला दें तो डाइमराइज कर जाता है, वो क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। एसिडिक एसिड ऐसे डाइमर बना लेता है, क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। अब आई क्या होता है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 हो गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन 2 है, तो 0.5 आ रहा है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का आई 0.5 आ रहा है तो इसका मतलब वो डाइमराइज कर रहा है, क्या कर रहा है, डाइमराइज कर रहा है। ये अलग क्वेश्चन बोल दिया मैंने। पहला सवाल ये था एसोसिएशन का आई क्या होगा, आई लेस देन 1 होगा, डिसोसिएशन का आई क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, उनका आई कितना होगा, 1, हाँ करेक्ट 1 होगा उनका। अब ये कह रहे हैं, एक और सवाल सुनो ऐसा ही, ध्यान से सुनना बच्चों, इधर इधर ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर करो, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर करो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमने अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हम कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करो बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा समय लगाओ, सोचा करो 1 मिनट के लिए। डिसोसिएशन वो थोड़ा उल्टा वर्ड बोल गया, डिसोसिएशन है तो टूट रहा है, पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, आई बढ़ेगा। सुनो बच्चों अगला सवाल, NaCl ऐड किया तो डेल्टा TF का क्या होगा, NaCl ऐड किया पानी में तो डेल्टा TF का क्या होगा, डिप्रेशन क्या होगा, ज्यादा डिप्रेशन होगा, गिरेगा, डेल्टा TF बढ़ेगा, मींस डिप्रेशन ज्यादा आएगा, बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा आपका। ठीक है, 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनो कि क्या हो रहा है। मान लो NaCl ऐड किया, थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं पूरी। NaCl ऐड किया, NaCl पानी में जाके क्या होगा, NaCl ऐड किया, NaCl पानी में जाके टूटेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, Cp बढ़ जाएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, तो डेल्टा TF बढ़ जाएगा। डेल्टा TF क्या होगा, डिप्रेशन और एलिवेशन हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना, ज्यादा डिप्रेशन आने लगेगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो गिर जाएगा। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, क्लियर। अब आपने पानी के अंदर क्या मिला दिया, मान लेते हैं कि पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी पहले, ठीक है,
तो कोई डिप्रेशन आया, आपका कुछ डिप्रेशन आया, लेकिन अगर सेम कंसंट्रेशन का नमक डाल दोगे आप ना, तो डिप्रेशन दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और गिर जाएगा। देखो, जो काम चीनी ने करना है वो काम नमक तो करेगा ही, लेकिन नमक क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ा देगा तो काम दुगना कर देगा। क्लियर? फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। NaCl ऐड करेंगे तो डेल्टा TF का क्या होगा? डेल्टा TF बढ़ जाएगा, कम नहीं बच्चों, कंफ्यूजन हो रहा है, बढ़ जाएगा डेल्टा TF। फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा लेकिन डेल्टा TF तो बढ़ेगा ना। एक बात बताओ, आप बात सुनो, आपने फॉर एग्जाम्पल पानी में चीनी डाल दिया, पानी में आपने चीनी मिलाया जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट गिर करके, फ्रीजिंग पॉइंट गिर गया -1 चला गया, चीनी डालने से फ्रीजिंग पॉइंट 0 से गिर के -1 चला गया। क्लियर? अब आपने सेम कंसंट्रेशन का नमक डाल दिया, नमक ने तो पार्टिकल दुगने कर दिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो -1 हुआ था वो और गिर के -2 हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो गिरेगा लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा ना। पहली बार 1 का डिप्रेशन था, अब 2 यूनिट का डिप्रेशन है, तो ये दो बातें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, ध्यान देना। फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर? ये बात ध्यान देना। एक और बात, वही जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं वही है, इक्विमोलर NaCl एंड ग्लूकोज आर नॉट आइसोटोनिक। व्हाई? इक्विमोलर NaCl एंड ग्लूकोज आर नॉट आइसोटोनिक, क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डबल कर देगा, तो आपकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डबल हो जाएगा वो, ठीक है। तो आइसोटोनिक नहीं बनेंगे। अगर इक्विमोलर अमाउंट NaCl और ग्लूकोज का ऐड कर रहे हो तो सोल्यूशन बना रहे हो, इक्विमोलर अमाउंट के सोल्यूशन बना रहे हो, तो आइसोटोनिक सोल्यूशंस नहीं बनेंगे बच्चों। क्लियर? नहीं बनेंगे आइसोटोनिक, क्योंकि NaCl टूट के पार्टिकल्स को डबल कर देगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दुगना हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, एक और सवाल टारगेट कर रहे हैं, लिखना आप एक और सवाल, और ये हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। या एक और करना चाहोगे तो एक सवाल और है, मेरे हिसाब से वो काफ़ी है, एक लास्ट क्वेश्चन है बस ये इसका। वेंटो फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो वेंटो फैक्टर थोड़ा सा मैं वेंटो फैक्टर चलो आपको तो ओरली थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको एक लास्ट न्यूमेरिकल है उस पर लेके चलता हूं। देखो सुनो बच्चों, वेंटो फैक्टर की बात कर लेते हैं या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। सुनो सुनो बच्चों सुनो, एबनॉर्मल, ठीक है। इधर देखो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अभी बच्चों ब्रेक देंगे, बस ये खत्म होता है, ब्रेक देते हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो कुछ बच्चे बहुत कम बैठने की आदत है, पेपर में 3 घंटे बैठने पड़ते हैं, ठीक है। अभी भी जो बच्चे फ़ोन रख के चल रहे हैं वो और हानिकारक प्रोसेस है। फ़ोन से देखना है तो ये केवल देखो एक चीज़ है, जैसे सोल्यूशन चैप्टर की 1 शॉट वीडियो डालूंगा 40 मिनट की होगी, बहुत से बहुत तेज स्पीड में देखो 30 मिनट में चैप्टर तैयार, पूरा सोल्यूशन का थ्योरी, और ये न्यूमेरिकल्स मैंने मैक्सिमम बता ही दिए, इनको प्रैक्टिस कर लेना तो हर रेंज कवर कर दी। देखो थ्रू आउट कवर कर दिया मैंने, जसनदीप लग रहा होगा आपको, उस कोने से इस कोने तक सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। फिलहाल सुनो आप लोग, व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से सुनना। जब कभी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी के दौरान किसी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो इट विल आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सोल्यूशन। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के दौरान कभी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करोगे तो इट विल आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सोल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सोल्यूशन, ठीक है। एज अ रिजल्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, देयरफॉर दे विल बिकम एबनॉर्मल, विच रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के दौरान, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हो तो इट विल आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सोल्यूशन, रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड विच रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl डालते हो आप पानी में तो डिसोसिएट करेगा, पार्टिकल्स बढ़ेंगे, Cp बढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर मास गिरेगा, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर जाएगा। एसिटिक एसिड डाल दिया, सॉरी एसिटिक एसिड, चलो एसिटिक एसिड डाल देते हैं, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल देते हैं, पानी में नहीं, पानी में तो वो भी टूटता है, बेंजीन में डाल देते हैं। एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया तो क्या होगा? अब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला तो क्या होगा? एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? उस केस में एसिटिक एसिड डाइमराइज करेगा, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या करेगा? डाइमराइज करेगा, क्लियर।
तो ऐसे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल। ठीक है, अब आता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, वेंट ऑफ फैक्टर वैसे बहुत डिस्कस हो गया प्रॉपर्टीज में, वैसे वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो एबनॉर्मलिटीज को नॉर्मलाइज कर देता है। वेंट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो एबनॉर्मल सीपी या एबनॉर्मल एमएम, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को नॉर्मल कर देता है। Vent of factor is defined as the ratio of abnormal colligative property to normal colligative property। ये रेशियो होता है abnormal colligative property to normal colligative property का। ठीक है, बाकी अभी डिस्कस हुआ ही था कि डिसोसिएशन का, जिसमें कंफ्यूजन रहा था, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया था वर्ड्स। डिसोसिएशन का बच्चों आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, पार्टिकल्स टूटने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, आई बढ़ जाता है। सेकंड एसोसिएशन का आई, एसोसिएशन का आई हमेशा आई लेस देन 1 होता है बच्चों। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि जैसे ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका आई हमेशा 1 के बराबर होता है। चलते हैं अब अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर aqueous solution of electrolyte A2B3, 1 molar aqueous solution of electrolyte A2B3 is 60% ionized। Calculate delta TB, KB दे रखा है 0.52। देख लेते हैं, जल्दी से कवर करेंगे बच्चों, क्या करना है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाना है विद आई फैक्टर। आई फैक्टर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है और इलेक्ट्रोलाइट में भी 60%। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो सुनो सभी स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा दिया होता है, क्या दिया होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो मैंने आपको 2 रिलेशन करा रखे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है वो, दोनों रिलेशन याद रखना आप। अब यह है आयोनाइज, इतना आयोनाइज हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन का फॉर्मूला है। डिसोसिएशन का बच्चों, डिसोसिएशन का आई और अल्फा का रिलेशन, डिसोसिएशन का अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन P-1। अल्फा दिया है 0.6, कितना दिया है 60%, मतलब 60/100 0.6 इज इक्वल टू I-1 अपॉन P। जरा देख लेते हैं A2B3 कैसे टूटने वाला है बच्चों, ध्यान से देखोगे। A2B3 कैसे टूटेगा, ध्यान से देखोगे। कितने A है, 2, तो अपने को 2 A मिलेंगे जिन पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितने B हैं, 3, अपने को 3 B मिलेंगे जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। टोटल आयंस कितने मिले, 5, 2 और 3 5, तो P कितना है 5 - 1, 5 - 1 4 इंटू 0.6 करोगे, 4 इंटू 0.6 कितना हो गया 2.4 इज इक्वल टू I-1। क्लियर बच्चों, 1 को इधर लाके जोड़ देते हैं तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.4। क्लियर है सबको, ये I 3.4 क्लियर है। अब आ जाओ इसके दूसरे फ्रेम में। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाऊंगा। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। यहां लगेगा छोटा वाला फॉर्मूला, एम सीधे दिया है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। आई हमने निकाल लिया 3.4। आई में कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, दोबारा देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको कॉपी में करवाया गया है, इवन डिराइव कराया गया है। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन P-1। डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, अल्फा जानते ही हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I वेंट ऑफ फैक्टर -1, कांस्टेंट है P फॉर पार्टिकल्स। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है टूटने पे कितने आयंस देता है, नंबर ऑफ आयंस इज P। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.6 हो गई, 60% का मतलब 60/100, तो अल्फा आ गया 0.6। अल्फा परसेंटेज में नहीं होता है, ठीक है, 60/100 हो जाएगा 0.6। I-1 अपॉन P की जगह 5 यहां से पुट करा, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा तो 5 आयंस मिले, 5 - 1 इज 4, 4 इंटू 0.6 2.4 प्लस 1 कर दिया 3.4, यहां रख दो 3.4। केबी कितना दिया है 0.52, मोलालिटी कितनी दी है केबी 0.52, मोलालिटी कितनी दी है 1। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सॉल्व हो गया हमारा।
ठीक है बच्चों, बस ये चैप्टर का फिलहाल सोल्यूशन यही होता है। 5-10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, 10 मिनट के बाद अगला स्टार्ट करते हैं।